Hello everyone, welcome to Amrit Gyan. Today topics is electrostatics and current. आइए बच्चों, आज हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट? आइए बेटा चर्चा करते हैं इस पर विस्तार से। आइए बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि ये हमारे नर्सिंग के क्षेत्र में किस तरीके से उपयोगी है, और आज इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट आर फंडामेंटल टॉपिक्स इन फिजिक्स that explain the behavior of electric charge and the flow of electricity. Understanding these concepts is important for nursing students, particularly because electrical phenomena are crucial in the functioning of medical devices. Example: ECG machine, defibrillators and ventilators, and the human body's bioelectric process. Example: nerve impulse and heart contractions. ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट भौतिकी में मौलिक एक विषय होता है बेटा। क्या होता है? एक मौलिक विषय होता है जो विद्युत आवेशों के व्यवहार और बिजली के प्रभाव की व्याख्या करता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और हमारा ये करंट है, वो क्या करेगा? विद्युत आवेश के व्यवहार और बिजली के प्रकार के बारे में अध्ययन कराता है बेटा। और नर्सिंग छात्रों के लिए इन अवधारणाओं को समझना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि खासकर इसलिए क्योंकि ये विद्युत घटनाएं होती हैं जो चिकित्सा उपकरणों जैसे ईसीजी मशीन है, डिफिब्रिलेटर है और वेंटिलेटर है, इनके जैसी जो मशीनें होती हैं, ये मानव शरीर की बायोइलेक्ट्रिक प्रक्रियाओं जैसे कि तंत्रिका आवेग और हृदय संकुचन के कामकाज में महत्वपूर्ण होती है बेटा। यानी कहने का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा होता है और जो करंट है वो भौतिकी का एक मौलिक विषय होता है। इससे क्या होता है कि जो विद्युत इससे प्रभावित की जाती है तो उसके आवेश का जो व्यवहार क्या है, किस तरीके से ये बिजली के प्रभाव की व्याख्या करते हैं। और बेटा इसमें जो नर्सिंग के बेटा जो छात्र होते हैं उनके लिए जो हमारे नर्सिंग के क्षेत्र में जो उपकरण दिए जाते हैं, जैसे कि ईसीजी मशीन हो गया, डिफिब्रिलेटर हो गया, वेंटिलेटर हो गया, तो इनसे क्या होता है कि जो इन प्रक्रियाओं में इनका यूज करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। हृदय संकुचन, हार्ट कंस्ट्रक्शन, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ जाना बेटा, तो उसको हम किस तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम इसमें आज चर्चा करेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और करंट हमारा क्या कहता है। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आइए सबसे पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट. It deals with the forces, fields and potential energy associated with stationary electric charges. These forces and fields can have a significant impact on various biological and medical process. कहने का मतलब क्या है बेटा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है वो स्थिर विद्युत आवेशों का अध्ययन करता है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत आवेशों का अध्ययन करता है और यह स्थिर विद्युत आवेशों से जुड़ा हुआ एक बल, क्षेत्र और संभावित ऊर्जा से संबंधित है, और इन बलों और क्षेत्रों का विभिन्न जैविक और चिकित्सा प्रक्रियाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। अब बात आती है सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की, यानी कि बिजली का आवेश। बिजली का चार्ज यानी इलेक्ट्रिक चार्ज या बिजली का आवेश। तो इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करें, एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शंस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. यानी कि बेटा जो विद्युत आवेश है वो पदार्थ का एक मूलभूत गुण होता है
जो विद्युतीय अंतःक्रियाओं को जन्म देता है। और विद्युत आवेश होते हैं वो हमारे बेटा दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश क्या है? पदार्थ का एक मूलभूत गुण होता है जो विद्युतीय अंतःक्रियाओं को जन्म देता है। और जो हमारे विद्युत आवेश होते हैं बेटा वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? केवल दो प्रकार। तो कौन कौन से दो प्रकार है? तो आइए इस पर भी चर्चा करते हैं विस्तार से। सबसे पहला है बेटा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज बेटा? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि धनात्मक आवेश। पॉजिटिव चार्ज को हम धनात्मक आवेश भी कहते हैं। जैसे कि प्रोटॉन, जो हमारा प्रोटॉन होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है? तो आप कहेंगे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, आइए अगला है बेटा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है ऋणात्मक आवेश, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारे जो होते हैं उस पर ऋणावेश पाया जाता है। और अगर हम इसके यूनिट की बात करें, इसके मात्रक की बात करें, तो जो हमारा SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द कूलम्स, यानी जो विद्युत आवेश की जो SI इकाई होती है वो हमारी क्या होती है? कूलाम होती है। और कूलाम को हम बेटा C से प्रदर्शित करते हैं। क्या होती है? कूलाम, यानी कि कूलाम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि जो हमारे जो चार्ज होते हैं वो दो प्रकार के हो गए। एक हमारा हो गया ऋणात्मक, यानी कि ऋणात्मक, और दूसरा कौन सा हो गया? धनात्मक, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव या पॉजिटिव, बात एक ही है बेटा, है ना। यानी कि नेगेटिव चार्ज है, मैं एक बार आपको समझा देता हूं। जैसे कि ये कह रहा है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए प्लस और प्लस है तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को क्या करेगा बेटा? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है? ये प्रतिकर्षित का मतलब दूर भागते हैं, ये एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, ये प्रतिकर्षित कहलाता है। ऐसे ही मान लीजिए समान आवेश माइनस हो सकता है और माइनस, इनको भी आप मिला दीजिए तो ये क्या होगा? प्रतिकर्षित हो जाएगा। और ऐसे ही जबकि विपरीत आवेश होते हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी कि प्लस माइनस आप कर दीजिए या माइनस प्लस आप कर दीजिए तो ये क्या होगा बेटा? ये आकर्षित का गुण पाया जाता है, ये आवेश का गुण होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे बात करते हैं। अगला है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कूलाम्स लॉ क्या होता है, आइए देखते हैं। कूलाम्स लॉ यानी कि कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या बताता है बेटा? कूलाम्स लॉ describes the force between 2 point charges. The law states that the force between two charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. यानी कहने का मतलब क्या है? जो कूलाम का नियम होता है बेटा, कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का वर्णन करता है। और ये नियम ये बताता है कि जो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बेटा हमारा कूलाम का नियम कहलाता है। जो कूलाम का नियम होता है उसे हम एक फार्मूले की दृष्टि से देखें तो जो हमारा फार्मूला निकल के आता है वो F बराबर Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये हमारा कूलाम का नियम कहलाता है। इसको हम F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यानी कि F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर F क्या होता है वो आप देख लीजिए। F क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस, यानी कि जो हमारा F होता है वो आवेशों के बीच विद्युत स्थैतिक बल को प्रदर्शित करता है। Q क्या होते हैं? Q1 और Q2। Q1 Q2 मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू चार्जेस, यानी कि जो Q1 Q2 होते हैं दोनों आवेशों के परिमाण होते हैं जिन्हें हम Q1 Q2 से प्रदर्शित करते हैं बेटा। आइए आगे बढ़ते हैं। R क्या होता है? R स्मॉल r जो यहाँ पे है वो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, यानी कोई भी दो चार्जेस होते हैं
ठीक है बेटा। तो उनके जो बीच की दूरी होती है यानी कि उसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं बेटा। के क्या होता है? कूलाम्स कांस्टेंट यानी कि कूलाम स्थिरांक। यहां पर जो के होता है हमारा वो कूलाम स्थिरांक कहलाता है बेटा, या कूलाम नियतांक भी कह सकते हैं, कूलाम स्थिरांक भी होता है। और इसका जो मान होता है बेटा वो 9 गुणा 10 की घात 9 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए आगे बात करते हैं। आइए बेटा, आइए चिकित्सा प्रासंगिकता यानी मेडिकल रेलिवेंस। मेडिकल रेलिवेंस यानी कि चिकित्सा प्रासंगिकता क्या होती है? कूलाम्स लॉ इज यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शंस बिटवीन चार्जेड पार्टिकल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स इंक्लूडिंग आयंस इन द बॉडी, एग्जाम्पल जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, एंड हाउ दीज आयंस फैसिलिटेट नर्व इम्पल्सेस एंड मसल कंट्रैक्शंस। यानी जो कूलाम का नियम होता है बेटा वो जैविक प्रणालियों में आवेशित कणों के बीच परस्पर क्रिया को समझने में उपयोगी है, जिसमें शरीर में आयन जैसे सोडियम और पोटेशियम आयन होते हैं, ठीक है बेटा, शामिल होते हैं, और ये भी कि कैसे ये आयन तंत्र का आवेगों और मांसपेशियों के संकुचन को आसान बना देते हैं यानी कि सुगम बना देते हैं। ये हमारा चिकित्सा प्रासंगिकता का एक प्रणाली है। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र, आइए बात करते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, डेफिनेशन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल where it exerts force on other charged particles. It is represented by field lines that point away from positive charges and towards negative charges. यानी कहने का मतलब क्या है बेटा, जो अगर हम विद्युत क्षेत्र की अगर परिभाषा देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम परिभाषा देखें, तो हम क्या करते हैं कि विद्युत क्षेत्र एक आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जो ये अन्य आवेशित कणों पर बल लगाता है। इसे क्षेत्र रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है जो धनात्मक आवेशों से दूर और ऋणात्मक आवेशों की ओर इंगित करता है यानी कि प्रदर्शित करता है। ये हमारी क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की परिभाषा होती है। आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसे हम बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वो आप देख लीजिए। आइए आइए इसका जो फार्मूला दे रखा है वो बेटा यहां पर थोड़ा सा देखता हूं। एफ जेड क्यू अपॉन ई होता है और क्यू बराबर एफ ही हो जाएगा, तो क्यू बराबर एफ ही यानी कि एफ अपॉन क्यू होगा बेटा। इसका जो यहाँ पर जो फार्मूला निकल के आ रहा है वो एफ अपॉन क्यू होगा बेटा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर हम डेफिनेशन अगर देखें इसका, तो जो इसकी जो फार्मूला निकल के आता है वो ई अपॉन एफ क्यू होता है बेटा। क्या होता है? ई बराबर एफ अपॉन क्यू, ये मतलब इसका फार्मूला सही है बेटा। ठीक है वेयर, आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एफ क्या होता है? यहाँ पर फोर्स एक्टेड बाय द चार्जेस होता है, इसे आवेश द्वारा लगाया गया बल होता है। ठीक है बेटे, और यहाँ पर क्यू होता है वो टेस्ट चार्जेस होते हैं, इसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं, जिसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं बेटा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम ऐसा ही यूनिट की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, तो इसका जो फार्मूला होगा वो न्यूटन प्रति कूलाम होगा। बिल्कुल सही बेटा, ये फार्मूला निकल के आ गया यहाँ से। अगर आप देखेंगे तो एफ का मात्रक यानी फोर्स होता है, फोर्स का क्या है? न्यूटन, और क्यू क्या होता है? कूलाम होता है। यानी इस तरीके से ये हमारा फार्मूला भी सही है
और इसका जो यूनिट्स है वो भी बिल्कुल सही है, न्यूटन प्रति कूलम होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा प्रासंगिकता, ये क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए। मेडिकल रेलिवेंस, चिकित्सा प्रासंगिकता, इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर क्रूशियल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द बॉडी इंक्लूडिंग नर्व सिग्नल्स एंड मसल्स कंट्रैक्शंस मैकेनिज्म। यानी जो विद्युत क्षेत्र होते हैं, विद्युत क्षेत्र ये समझने में महत्वपूर्ण होते हैं कि शरीर में विद्युत संकेत किस प्रकार प्रसारित होते हैं और जिसमें तंत्रिका संकेत और मांसपेशी संकोचन तंत्र शामिल है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, ये हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में आप इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर क्या होता है इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सबसे पहले बात करते हैं, यानी कि विद्युत विभव क्या होता है बेटा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट। इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द चार्ज विद इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो विद्युत विभव हमारा होता है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु पर प्रति इकाई आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा की मात्रा होती है बेटा, और ये विद्युत क्षेत्र के भीतर आवेश की स्थिति पर निर्भर करता है। क्या होगा विद्युत विभव, यानी विद्युत विभव क्या है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु पर प्रति इकाई आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा की मात्रा होती है बेटा, और ये विद्युत क्षेत्र के भीतर आवेश की स्थिति पर निर्भर करता है। इसी को हम विद्युत विभव कहते हैं। आइए आगे देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बारे में भी पढ़ लीजिए। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, इसको विभव, यानी कि द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। इट इज द ड्राइविंग फोर्स दैट पुशेस इलेक्ट्रिक चार्जेस टू मूव इन अ सर्किट। कहने का मतलब क्या है, जो विभवांतर होता है वो हमारा वोल्टेज भी होता है। जैसे कि विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को विभवांतर या वोल्टेज कहते हैं। यानी कोई भी दो क्षेत्र दे रखे हैं और दो पॉइंट हैं, एक यहाँ पर भी है और एक दूसरा यहाँ पे है, इसको B1 कह दीजिए, इसको B2 कह दीजिए, तो इन दोनों का जो अंतर होगा बेटा वो विभवांतर के बराबर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये वह चालक होता है जो विद्युत आवेशों को परिपथ में गति करने के लिए प्रेरित होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए इसके फार्मूले की बात करते हैं। इसका फार्मूला जो हमारा होता है बेटा, देख लेते हैं इसके बारे में। इसका फार्मूला भी बेटा थोड़ा यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा ये महाशय जी का काम है। B बराबर W/Q होता है। ठीक है बेटे, इसका जो B होगा वो W/Q होगा। ये विभवांतर की डेफिनेशन होती है B बराबर W/Q, क्योंकि जो बिंदुओं के बीच क्या है, विभवांतर को वोल्टेज कहते हैं, और ये वह चालक है जो विद्युत आवेशों को परिपथ में गति करने के लिए प्रेरित करता है। यानी B हमारा क्या हो गया यहाँ पे। आइए बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। B का मतलब क्या है आप जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, विभवांतर जिसे कहते हैं, और W हमारा क्या हो गया, वर्क डन इन मूविंग चार्जेस हो गया, यानी कि जो कि आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य होता है बेटा। और Q तो आप जानते ही मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, इसे आवेश का परिमाण कहते हैं। अगर आइए बात करते हैं इसके चिकित्सा प्रासंगिकता की, तो इसमें क्या होगा मेडिकल रेलिवेंस में, आइए इस पे भी देख देते हैं। मेडिकल रेलिवेंस, चिकित्सा प्रासंगिकता, द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज की इन अंडरस्टैंडिंग nerve impulses and the action potential in neurons
which are essential for muscle contractions and heart function। यानी कि जो हमारी विभवांतर है की अवधारणा होती है वो तंत्रिका आवेगों और न्यूरॉन्स में क्रिया क्षमता को समझने में महत्वपूर्ण होती है, जो मांसपेशियों के संकुचन और हृदय के कार्य करने के लिए आवश्यक होती है। प्यारे बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि चिकित्सा प्रासंगिकता में हम किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को प्रूव कर सकते हैं, इस प्रणाली में क्या होता है, इसको समझने में लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है मेरे प्यारे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटेंस, समाई इसे कहते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है, आइए देखते हैं। इसको धारिता भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसे क्या कहते हैं? धारिता भी कहते हैं। आइए, कैपेसिटेंस, इसे धारिता भी कहते हैं। धारिता क्या होती है? कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज। It is defined as the amount of charge stored per unit potential difference। ठीक है बेटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कहने का मतलब क्या है? जो धारिता किसी सिस्टम की विद्युत आवेश को संग्रहित करने की क्षमता होती है। धारिता का मतलब यहाँ पे क्या है? किसी सिस्टम की विद्युत आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं, यानी कि धारिता कहते हैं। इसे प्रति इकाई विभवांतर में संग्रहित आवेश की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका फार्मूला देख लीजिए, Q बराबर CV होता है बेटा, और यहां से हम अगर इसे निकालेंगे तो Q अपॉन B हो जाएगा। ये फार्मूला हमारा C का आ जाता है, इसको आप कट कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से सी का जो हमारा होता है वो Q अपॉन बी के रूप में इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं। और सी यहाँ पर क्या होता है? कैपेसिटेंस। ठीक है बेटा, धारिता। और धारिता को हम फैराड में नापते हैं। किस में नापते हैं बेटा? फैराड में नापते हैं। और Q क्या होता है? हमारा चार्ज स्टोर्ड होता है, यानी कि Q संग्रहित आवेश होता है, और B हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी जिसे हम विद्युत विभवांतर भी कहते हैं, यानी विभवांतर कहते हैं। ये बात करते हैं चिकित्सा प्रासंगिकता, यानी कि हम इसके कैपेसिटेंस को हम किस तरीके से इसको चिकित्सा के क्षेत्र में हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन मेडिकल डिवाइसेस लाइक पेसमेकर्स एंड defibrilators to store electrical energy and release it when necessary to regulate the heart's rhythm। यानी संधारित्रों का उपयोग पेसमेकर और डिफिब्रिलेटर जैसे चिकित्सा उपकरणों में विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और हृदय की जो लय होती है, यानी हृदय की जो गति होती है, यानी धड़कने की जो क्षमता होती है, उसको विनियमित करने के लिए आवश्यक होने पर उसे मुक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में इसका यूज होता है बेटा। आइए आगे बात करते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? करंट तो आपने सुना ही होगा, हो सकता है आपको लग भी गया हो, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, यानी कि झटका लगना, आवेश का प्रभावित होना। ठीक है बेटा, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर। इन मोस्ट केसेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर constitutes the electric current, but it can also be the flow of positive charges in some cases। यानी कि विद्युत धारा किसी चालक में विद्युत आवेश का प्रभाव होती है मेरे प्यारे बच्चों, और ये अधिकांश मामलों में तार में इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव विद्युत धारा का निर्माण करता है, लेकिन कुछ मामलों में ये धनात्मक आवेशों का प्रभाव भी हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसकी अगर डेफिनेशन देखें
तो किसी चालक में विद्युत आवेश का प्रभाव क्या कहलाएगा? विद्युत धारा कहलाती है। इसमें क्या होगा? आवेश होगा और समय होगा। प्रति एकांक समय में आवेश की जो मात्रा है वो हमारी विद्युत धारा कहलाती है। और इसका प्रभाव क्या है? धारा के निर्माण में होता है। और लेकिन कुछ मामलों में ये धनात्मक आवेशों का प्रभाव भी हो सकता है। अगर हम परिभाषा की बात करें, आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा की परिभाषा, इलेक्ट्रिक करंट इट इज द रेट एट विच चार्ज फ्लोस थ्रू अ कंडक्टर। विद्युत धारा यानी कि आई, ये वह दर है होती है जिस पर आवेश किसी चालक से प्रवाहित होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपने फार्मूला यहाँ पे देख रहे हैं, मुझे गलत लग रहा है तो Q बराबर आपने एक फार्मूला पढ़ा है IT होता है, और I का मतलब होता है यानी कि Q बटे T या Q अपॉन T। ये विद्युत धारा का फार्मूला होता है बेटा, I बराबर Q बटे T। ठीक है प्यारे बच्चों, अब I क्या होता है यहाँ पर वो देख लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट ये बेटा क्या होता है? जिसे हम विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत धारा को बेटा हम एम्पियर में नापते हैं, जिसे कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, एम्पियर। Q क्या होता है? चार्ज दैट पासिस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, यानी कि जो Q हमारा होता है वो अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला आवेश होता है। और T फॉर टाइम टेकन फॉर द चार्ज टू पास, आवेश को पार करने में लिया गया समय, उसे हम स्मॉल t से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं इसके यूनिट की। ऐसा यूनिट क्या होता है? करंट का। करंट का यूनिट जो हमारा होता है वो एम्पियर होता है, ये कैपिटल A भी लिख सकते हैं। और एक एम्पियर में बेटा क्या होता है? एक कूलम ऑफ चार्ज पासिंग होता है थ्रू ए कंडक्टर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, यानी कि विद्युत धारा की जो SI इकाई होती है वो एम्पियर होती है बेटा, और यह एक एम्पियर का मतलब होता है प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाला कूलम का आवेश, ये एक एम्पियर के बराबर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। रिलीवेंस क्या होता है ये, इसको भी देख लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट आर यूज्ड इन मेडिकल डिवाइसेस सच एज ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स, defibrillators and pacemakers. The flow of current helps in regulating heart activity and recording the electrical activity to the heart. कहने का मतलब क्या है? जो बेटा विद्युत धारा है वो हमारी नर्सिंग के क्षेत्र में कैसे उपयोगी हो सकता है? तो हम क्या करते हैं कि जो विद्युत धारा का उपयोग ECG जो हार्ट से संबंधित होता है उसको मापने के लिए, चेकअप करने के लिए ECG का प्रयोग करते हैं। जैसे कि विद्युत धाराओं का उपयोग ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका पूरा नाम होता है बेटा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, डिफिब्रिलेटर और पेसमेकर जैसे चिकित्सा उपकरण में इसका हम प्रयोग करते हैं। अब विद्युत धारा का प्रभाव हृदय की गतिविधियों को विनियमित करने और हृदय की विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करने में मदद करता है। विद्युत धारा का प्रभाव क्या करेगा? हृदय की गतिविधि को विनियमित करता है, और उसकी जो हार्ट की जो गतिविधि है ना उसको रिकॉर्ड में लाता है कि किस तरीके से ये पर सेकंड यानी पर मिनट कितना धड़क रहा है। ये है ना, एक मिनट में हमारा जो हार्ट है वो कितनी बार धड़कता है? 72 बार। ठीक है बेटा, स्वस्थ अगर मनुष्य है, हेल्थफुल व्यक्ति है, तो वो क्या होगा? एक मिनट में 72 बार जो हमारा हार्ट है वो धड़कने का काम करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ का मतलब होता है ओम का नियम। आइए बात करते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है बेटा? ओम के नियम के अनुसार जो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू a conductor is directly proportional to the voltage across it and inversely proportional to its resistance। यानी कहने का मतलब क्या है? ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम बेटा ये कहता है कि किसी चालक से प्रवाहित धारा उसके पार वोल्टेज के सीधे अनुपातिक होती है और उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम
अनुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कहने का मतलब क्या है, जो हमारा जो पार वोल्टेज है, पार वोल्टेज का मतलब जो धारा होती है ना बेटा। तो यहां पर जो फार्मूला हमारा दे रखा है वो V बराबर IR होता है मेरे प्यारे बच्चों। और अगर हम I का अगर मान निकालते हैं तो हमारा जो फार्मूला क्या बन जाएगा, ये ओम का नियम कहलाता है। ये रॉन्ग लग रहा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। V बराबर क्या होता है IR, ये हमारा ओम का नियम, आप इससे आप सिद्ध कर सकते हैं। अगर I के फॉर्म में अगर हम निकालना चाहते हैं तो I बराबर क्या हो जाएगा, इसको आप बटे में ले आइए तो क्या हो जाएगा, ये V बटे R हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रति का निशान लगाना है, ठीक है बेटे। आगे आगे बढ़ते हैं। I क्या होता है, यहाँ पे I होता है बेटा करंट, यानी कि वर्तमान में धारा, और जो B होता है हमारा वो होता है वोल्टेज, है ना प्यारे बच्चों। B क्या होता है वोल्टेज, R होता है रेजिस्टेंस जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए आगे देखते हैं। मेडिकल रेलेवेंस, चिकित्सा प्रासंगिकता। Understanding Ohm's law is crucial for the design and functioning of medical equipment like ECG machines and defibrillators, as they rely on the principles of voltage, current and resistance to function properly. ईसीजी मशीनों और डिफिब्रिलेटर जैसे चिकित्सा जो उपकरण होते हैं बेटा, उनको डिजाइन और कामकाज के लिए ओम के नियम को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे ठीक से काम करने के लिए वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के सिद्धांतों पर निर्भर करते हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि जो हमारा ओम का नियम है, वो ओम का नियम क्या कहता है, जो हमारी ईसीजी मशीन होती है और डिफिब्रिलेटर और चिकित्सा उपकरण बहुत सारे होते हैं, इनको डिजाइन करना, इनके कामकाज को किस तरीके से ये करते हैं, तो ये ओम के नियम पर ही आधारित होते हैं, क्योंकि वे ठीक से काम करने के लिए वोल्टेज हो गया, करंट हो गया और प्रतिरोध के सिद्धांत पर ये निर्भर करते हैं बेटा, है ना प्यारे बच्चों। आइए आगे बात करते हैं। आइए प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, इसे R से प्रदर्शित करते हैं बेटा। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट, इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज द मटेरियल, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। यानी जो हमारी इसकी अगर परिभाषा देखें प्रतिरोध की, तो क्या होता है, प्रतिरोध किसी सर्किट में करंट के प्रभाव का विरोध करता है बेटा, और ये कंडक्टर की सामग्री, लंबाई और क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र जैसे कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो इसका अगर हम फार्मूला पढ़ें तो ये R बराबर रो L अपॉन ए होता है, ये हमारा रो का निशान होता है, इसे हम रो पढ़ते हैं। क्या करते हैं बेटा, इसे रो का निशान होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल्स, है ना, ठीक है बेटा। इसमें क्या है, जो हमारा R होता है तो वो प्रतिरोध होता है, और R यानी कि जो प्रतिरोध दे रखा है, और रो हमारा क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल होता है, जिसे हम पदार्थ की प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पदार्थ की प्रतिरोधकता के बारे में जानते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। L क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। L हमारा क्या होता है यहाँ पर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है, जो चालक की लंबाई होती है। ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ए का मतलब होता है चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा प्रासंगिकता, ये क्या होता है, मेडिकल रेलेवेंस। रेजिस्टेंस इन बॉडी टिश्यूज प्लेज ए रोल इन इलेक्ट्रोथेरेपी, वेयर इलेक्ट्रिकल करंट्स आर अप्लाइड टू स्टिमुलेट मसल एंड नर्व एक्टिविटी फॉर रिहेबिलिटेशन। शरीर के जो ऊतक होते हैं बेटा, उसमें जो प्रतिरोध इलेक्ट्रोथेरेपी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना बेटे। जो हमारा प्रतिरोध होता है वो क्या करता है, यानी कि शरीर के ऊतकों में प्रतिरोध इलेक्ट्रोथेरेपी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जहां पुनर्वास के लिए मांसपेशियां हैं
और तंत्रिका गतिविधि है उनको उत्तेजित करने के लिए विद्युत धाराएं लगाई जाती है, है ना। आइए आइए बात करते हैं यहाँ पर पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, विद्युत परिपथ में शक्ति। शक्ति क्या होता है देख लीजिए, इसको भी देख लेते हैं। पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, विद्युत परिपथ में शक्ति। डेफिनेशन के अगर तौर पे हम देखें तो पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट। इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला। बेटा क्या होता है, अगर हम परिभाषा की अगर हम बात करें, शक्ति यानी कि पावर इन इलेक्ट्रिक शक्ति। शक्ति क्या होती है, शक्ति वह दर होती है बेटा जिस पर किसी सर्किट में विद्युत ऊर्जा की खपत या उत्पादन से होता है। और इसकी अगर गणना की बात करें तो इसका सूत्र हम P बराबर BI से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, P बराबर I इंटू बी, यानी कि P बराबर BI भी कह सकते हैं। इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा बेटा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अब बात करते हैं P की। P क्या होता है यहाँ पर, पावर इन वाट्स। जो हमारी शक्ति होती है वो वाट होता है, क्योंकि आप अपने घर में कहते हैं कि मेरे घर में 1 किलोवाट 2 किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है, या पंखा होता है कितने वाट का है, या कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ये हम कहते हैं कि हमारा जो कितने वाट का बल्ब है, 100 वाट का है, 5 वाट का है, या 0 वाट का है। इस तरीके से ये क्या होते हैं, ये हमारे वाट्स होते हैं, जिसे हम पावर यानी कि शक्ति कहते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि जो शक्ति है उसको हम काय में नापते हैं, वाट में नापते हैं। पावर को हम वाट में नापते हैं बेटा। आई क्या होता है, करंट इन एम्पियर्स। आई क्या होता है, धारा होती है, इसको एम्पियर में लेते हैं हम। ठीक है बेटे, और बी क्या होता है, वोल्टेज होता है, जिसे हम वोल्ट में नापते हैं। इसमें नापते हैं बेटा वोल्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए वोल्टेज। अब बात आती है मेडिकल रेलेवेंस, चिकित्सा में हम इसका किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स सच एज डिफिब्रिलेटर्स रिक्वायर्स एज ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर टू फंक्शन। अंडरस्टैंडिंग पावर एंड एनर्जी इज क्रिटिकल फॉर सेफ एंड एफिशिएंट यूज ऑफ दीज डिवाइसेस। डिफिब्रिलेटर जैसे चिकित्सा उपकरणों को काम करने के लिए एक निश्चित मात्रा में विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है, और इन उपकरणों के सुरक्षित और कुशल उपयोग के लिए शक्ति और ऊर्जा को समझना एक महत्वपूर्ण होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफिब्रिलेटर क्या है, जैसे चिकित्सा उपकरण है और इनके काम करने के लिए एक निश्चित मात्रा में विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। कितने वाट इसमें लगाना चाहिए वो हम इस पर यूज करते हैं, और इन उपकरणों के सुरक्षित और कुशल उपयोग के लिए शक्ति और ऊर्जा को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है ना बेटे। आइए आगे बात करें चिकित्सा में अनुप्रयोग। चिकित्सा में अनुप्रयोग से मतलब क्या है बेटा, इसको आइए देख लेते हैं। एप्लीकेशन इन मेडिसिन यानी कि ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी का पूरा नाम बेटा जो होता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, जो हमारे हृदय के सिस्टम को नापने के लिए कार्य किया जाता है। मेजर्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। इट रिलाइज ऑन इलेक्ट्रिक करंट्स टू डिटेक्ट चेंजेस इन द हार्ट रिदम। यानी जो ईसीजी का कार्य क्या होता है, इसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। हृदय की विद्युत गतिविधि को मापता है बेटा, यानी कि जो हमारा जो ईसीजी है उससे क्या होता है, वो हृदय की गति को मापता है कि हृदय कितनी स्पीड से चल रहा है। क्योंकि हमारा जो स्वस्थ मनुष्य है, अगर वो सही से अगर उसका हृदय काम कर रहा है, कितनी बार धड़कता है, कितनी गतिविधि करता है, तो 1 मिनट में 72 बार होगा। ठीक है बेटा, ये इससे क्या होता है, ये ईसीजी के द्वारा हम पता कर सकते हैं। और क्या करता है, ये हृदय की लय में परिवर्तन का पता लगाने के लिए विद्युत धाराओं पर निर्भर करता है, कि जो ईसीजी मशीन होती है वो करंट के द्वारा फ्लो की जाती है। करंट उसमें प्रवाहित करके क्या होता है, उसका ईसीजी होता है। ईसीजी टेस्ट आपने सुना होगा कि ईसीजी टेस्ट किस प्रकार से होता है, तो आप उसको करवा सकते हैं। ठीक है बेटे, आइए बात करते हैं पेसमेकर की। पेसमेकर क्या होते हैं, ए डिवाइस इम्प्लांटेड इन द हार्ट दैट
uses electrical impulses to regulate the heart's rhythm, working based on the principles of electric current and voltage. पेस मेकर का मतलब क्या होता है? जो हृदय में प्रत्यारोपित किया जाने वाला एक उपकरण है बेटा, जो हृदय की लय को विनियमित करने के लिए विद्युत आवेगों का उपयोग करता है तथा विद्युत प्रभाव और वोल्टेज के सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, ये हमारी पेसमेकर की डेफिनेशन होती है। अब आगे बात आती है डिफिब्रिलेटर्स। डिफिब्रिलेटर क्या है, इसको भी आप समझ लीजिए। यूज टू administer a shock to the heart to restore a normal rhythm. It uses high voltage current to shock the heart out of dangerous arrhythmia. इसका मतलब क्या है बेटा? जो डिफिब्रिलेटर होता है वो हृदय की सामान्य लय को बहाल करने के लिए हृदय को झटका देने के लिए उपयोग किया जाता है और यह खतरनाक अतालता से हृदय को बाहर निकालने के लिए उच्च वोल्टेज करंट का उपयोग करता है। इसे डिफिब्रिलेटर के नाम से जानते हैं। डिफिब्रिलेटर का काम क्या है? ये हृदय की सामान्य लय को बहाल करने के लिए, सामान्य लय को बाहर करेगा कि हृदय को कितना झटका देना है, कितने वोल्टेज देना है, ये उस पर डिपेंड करता है। और इससे यही पता लगाया जाएगा कि जो हमारा हृदय है ना, उसको बाहर निकालने के लिए उच्च वोल्टेज करंट का उपयोग किया जाता है। हृदय को बाहर निकालने से मतलब ये नहीं कि हमने बाहर निकाल लिया हृदय, नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि उसकी गतिविधि कितनी है, उसे कितनी धड़कन की आवश्यकता है। बाहर निकालने का मतलब ये होता है, अगर किसी का हार्ट कमजोर हो गया है, उसकी धड़कन कम हो गई है, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिफिब्रिलेटर की सहायता से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी से मतलब क्या होता है, इसके बारे में देख लीजिए। इलेक्ट्रोथेरेपी का मतलब ये होता है द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स टू ट्रीट सर्टेन मेडिकल कंडीशंस सच एज मसल पेन, मसल थेरेपी एट्रोफी एंड नर्व डैमेज। यानी जो इलेक्ट्रोथेरेपी होती है वो मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशी सोज और तंत्रिका क्षति जैसी कुछ चिकित्सा स्थितियों के इलाज के लिए विद्युत धाराओं का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोथेरेपी का मतलब क्या होता है? थेरेपिस्ट आपने सुने होंगे। इलेक्ट्रोथेरेपी से क्या होता है? ये जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, सिकुड़ना, मांसपेशियों में दर्द होना, मांसपेशी सोज यानी कि उनके बारे में पता करना, तंत्रिका जैसी कुछ हानियां होती हैं, क्षति पहुंच जाती है, तो जैसी कुछ चिकित्सा स्थितियों के इलाज के लिए हम इनमें विद्युत धारा का उपयोग करते हैं और इसे हम इलेक्ट्रोथेरेपी के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है क्योंकि हमारे बीएससी जो यानी कि नर्सिंग के छात्र हैं उनके लिए इलेक्ट्रोथेरेपी का पढ़ना बहुत ही जरूरी है बेटा। आइए एक नजर में हम समरी के तौर पर हम देखते हैं, जो हमारी एक समरी टेबल दे रखी है। अभी तक हम लोगों ने किस तरीके से इस पर चर्चा की थी, तो की कॉन्सेप्ट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट यानी सारांश तालिका दे रखी है। इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और करंट में मुख्य अवधारणाएं प्रस्तुत की गई हैं, उसके बारे में हम आइए जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है? अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट। आइए देख लेते हैं एक करके। कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा, डिस्क्रिप्शन यानी विवरण दे रखा है, और मेडिकल रिलेवेंस यानी चिकित्सा प्रासंगिकता यानी चिकित्सा के क्षेत्र में हम किस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं, इसको उपयोगी में ला सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी बिजली का आवेश। क्या होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज? यानी विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम विद्युत आवेश भी कहते हैं, यानी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कॉजिंग इट टू एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पर विद्युत बल लगता है, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, आइए अब इसका इंपॉर्टेंट देख लीजिए। इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग बायोइलेक्ट्रिसिटी एंड नर्व इंपल्सेस। जो जैव विद्युत होते हैं और तंत्रिका आवेग को समझने के लिए ये महत्वपूर्ण होता है।
ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। डिस्क्राइब द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, यानी दो आवेशों के बीच बल का वर्णन करता है। यानी कि इसमें क्या हुआ, कूलाम का नियम क्या है, ये दो आवेशों के बीच बल का वर्णन करता है बेटा, दो आवेशों के बीच प्रॉपर्टी को बताता है। कूलाम का नियम अभी हमने आपको बताया था, जो कूलाम का नियम होता है वो हमारा क्या होता है बेटा, यानी कि अभी हम लोगों ने इसको पता लगाया था, जो फार्मूला भी निकल के आया था वो F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये हमारा क्या था, कूलाम का नियम था। F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, F यहाँ पे क्या होता है फोर्स, और K होता है यानी कांस्टेंट वैल्यू है किसकी, स्थिरांक, और यहाँ पर Q1 और Q2 ये आवेश की मात्राएं होती हैं और इनके बीच की दूरी होती है स्मॉल r। ठीक है बेटा, ये हमारा कूलाम का नियम था। अब इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, हेल्प्स अंडरस्टैंड आयनिक इंटरेक्शंस इन द बॉडी, यानी कहने का मतलब क्या है, जो शरीर में आयनिक अंतःक्रियाओं को समझने में ये मदद करता है, जो हम कूलाम के नियम के द्वारा इसे हम हल कर सकते हैं। ये क्या करता है, अगर मान लीजिए हमारे आवेश होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्लस माइनस, और माइनस और प्लस, प्लस प्लस और माइनस माइनस, इस तरीके से हमारे जो क्या होते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन, यानी कि आकर्षित करना और प्रतिकर्षित करना, ये हमारे दो तरीके से हो सकता है। अगर हमने आपको बताया था कि जो समान आवेश होते हैं, एक जैसे अगर आवेश है तो वो क्या होगा, दूर हट जाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल कर देंगे, और जो अलग अलग हैं वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है बेटे, आइए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या होता है आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन वेयर ए चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है बेटा, वह क्षेत्र है जहां आवेश बल का अनुभव करता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बिल्कुल, जो हमारा आवेश है वो किसी बल का अनुभव करे तो वो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा। मान लीजिए यहाँ पर आवेश दे रखा है यहाँ पर आवेश है, तो हमारा जो क्या होगा, इतने ही में तो विद्युत क्षेत्र फैला हुआ होगा, और विद्युत क्षेत्र वही होगा जहां आवेश है ना। तो यानी कि वह क्षेत्र जहां आवेश बल का अनुभव करता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसका यूज हम कहां करते हैं, तंत्रिका संकेत संचरण को समझने में महत्वपूर्ण होता है बेटा, की इन अंडरस्टैंडिंग नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र के दौरान, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो तंत्रिका संकेत होते हैं संचरण को समझने में ये महत्वपूर्ण करता है। आइए आगे देखते हैं। विद्युत क्षेत्र के आगे आप देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि विद्युत विभव, इसको संभाव्यता भी कहते हैं, इसको विद्युत विभव भी कहते हैं, इसको विद्युत विभव भी कहते हैं। क्या होता है विद्युत विभव, देख लीजिए, एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट अ पॉइंट, एक बिंदु पर प्रति इकाई आवेश। बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस इन सेल्स, कोशिकाओं में विभवांतर को समझने का एक आधार होता है बेटा, जिसे हम विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है बेटे, आइए कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस यानी कि धारिता, एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश को संग्रहित करने की क्षमता। अभी हमने आपको लिखाया था C बराबर Q बटे B निकल के आया था, जो फार्मूला था हमारा, यानी कि C बराबर, जो C क्या होता है हमारी धारिता होती है, Q हमारा आवेश होता है और B हमारा वोल्टेज यानी कि विभवांतर होता है। यूज्ड इन पेसमेकर्स एंड डिफिब्रिलेटर्स, जो पेसमेकर और डिफिब्रिलेटर में उपयोग किया जाता है बेटा इसका, इसका कैपेसिटेंस। ठीक है बेटे, आइए आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यानी विद्युत धारा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी विद्युत आवेश का जो प्रवाह होता है वो हमारा विद्युत धारा कहलाता है।
कहने का मतलब क्या है, विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या होगी, विद्युत आवेश का प्रभाव। विद्युत आवेश का जो प्रभाव है वो हमारी विद्युत धारा कहलाती है। इसेंशियल इन द ऑपरेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस, चिकित्सा उपकरणों के संचालन में ये बेटा आवश्यक होता है। आगे बात करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का मतलब क्या है, ओम्स लॉ का मतलब क्या होता है, जो ओम का नियम क्या कहता है, रिलेशनशिप बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, यानी कि धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच के संबंध को बताता है। ये क्या होता है, ओम का नियम कहलाता है बेटा, जो कि क्या है, धारा यानी कि आई हो गया, वोल्टेज यानी कि बी हो गया, प्रतिरोध यानी कि आर हो गया, जो कि हमने अभी एक फार्मूले के द्वारा पढ़ा था, बी बराबर आई आर। क्या था, बी बराबर आई आर, जो फार्मूला हमने लिखा था वो हमारा क्या है, ओम का नियम कहलाता है। और ओम का नियम हम कहाँ यूज करते हैं, ईसीजी मशीन है, डिफिब्रिलेटर है और पेस मेकर के लिए हम ओम के नियम का प्रयोग करते हैं, जैसे कि क्रिटिकल फॉर ईसीजी मशीन, डिफिब्रिलेटर्स एंड पेस मेकर्स। रेजिस्टेंस, आइए आगे बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होते हैं, प्रतिरोध, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, धारा के प्रभाव का विरोध करना। जो धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं उसे हम रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब क्या है, जो धारा के प्रभाव का विरोध कर दे वो हमारे क्या कहलाते हैं, धारा के प्रभाव का विरोध करते हैं वो हमारे रेजिस्टेंस कहलाते हैं, यानी प्रतिरोध। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंसेस द फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मेडिकल इक्विपमेंट, यानी विद्युत चिकित्सा उपकरणों के कामकाज को प्रभावित करता है। यानी जो प्रतिरोध हमारे क्या होते हैं, विद्युत चिकित्सा उपकरणों के कामकाज को प्रभावित करता है, जो हमारे रेजिस्टेंस कहलाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पावर इन करंट सर्किट, सर्किट में शक्ति या शक्ति कह सकते हैं, पावर इन सर्किट, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड और प्रोड्यूस, यानी वह दर जिस पर विद्युत ऊर्जा का उपयोग या उत्पादन किया जाता है उसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं या सर्किट में शक्ति कहते हैं। इसमें क्या होगा, वह दर जिस पर विद्युत ऊर्जा का उपयोग या उत्पादन किया जाता है वो क्या होगा, पावर इन सर्किट। अगर हम नर्सिंग के अगर क्षेत्र में देखें तो हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, जिनका यूज हम विद्युत उपकरणों के सुरक्षित संचालन के लिए महत्वपूर्ण होता है। जो हमारे विद्युत उपकरण होते हैं, ईसीजी मशीन हो गया, डिफिब्रिलेटर्स हो गया, पेसमेकर हो गया, ये सब चीजें क्या थी, जो हमारा जो यूज होता है वो सर्किट यानी शक्ति होते हैं। बहुत सारी मशीनें होती हैं जो कि शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, किसको कितना वोल्टेज देना चाहिए, मरीज के लिए कितना वोल्टेज देना चाहिए, वो उस हिसाब से उनका उपयोग किया जाता है। आइए आगे बात करते हैं निष्कर्ष की। इतनी चीजें पढ़ने के बाद क्या निष्कर्ष निकला वो भी आप देख लीजिए। अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट is essential for nursing students as these concepts are integral to many medical devices that rely on electricity, whether it's in monitoring heart activity with ECG, UG, pacemakers to regulate heart rhythms or applying electrical therapy. The principles of electrostatics and electric current are foundational to the effective use of modern medical technologies। यानी कि बेटा जो क्या है कि जो हमारा नर्सिंग का क्षेत्र है, तो नर्सिंग छात्रों के लिए क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और हमारा क्या है करंट है, ये समझना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इनमें क्या है, क्योंकि ये अवधारणाएं होती हैं वो बिजली पर निर्भर कई चिकित्सा उपकरणों के लिए उपयोगी होता है, जो इसके विभिन्न अंग माने जाते हैं। चाहे वह ईसीजी के द्वारा गति, जो हृदय की गति होती है उसको नापना है, उसकी निगरानी करना है, हृदय की लय की गति को नियंत्रित करना है, पेसमेकर का उपयोग करना है, विद्युत चिकित्सा लागू करना है। तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स और विद्युत प्रवाह के सिद्धांत को पढ़ने के लिए ये चिकित्सा प्रौद्योगिकी के प्रभाव का एक आधारभूत प्रणाली होती है, जो कि नर्सिंग के क्षेत्र में इसका बहुत ही यूज होता है बेटा। ये नर्सिंग के क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा है। जो नर्सिंग के हमारे छात्र हैं उनके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट को समझना बहुत जरूरी है।
कोई भी मरीज है अगर हष्ट पुष्ट है, अगर आपने थोड़ा बहुत अगर उसका हृदय काम नहीं कर रहा है या पेसमेकर जो हमारा होता है वो काम नहीं कर रहा है, उसको उपयोग में लाना है, हृदय गतिविधि कमजोर हो गई है, तो उसकी बॉडी के हिसाब से उसमें वोल्टेज को दिया जाता है जिससे कि उसमें कोई भी हानि या नुकसान ना हो सके। ठीक है बेटा, आज के टॉपिक में आपको यहां तक, और आगे मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये टॉपिक आज यहीं तक है, और ऐसे ही आप बारी बारी से एक एक टॉपिक का आप अध्ययन करते रहिए और समझते रहिए। इसका आप एक बार बार इसका रिवीजन कीजिए। इतना आपके लिए इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये आपको वीडियो मिल रही है, और ऐसे ही नए नए टॉपिक आपके लिए मिलते रहेंगे जो कि हमारे नर्सिंग के छात्र हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं, और आगे इसी टॉपिक के साथ इसी तरीके से आपको एक नए टॉपिक के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। और तब तक के लिए बेटा जय हिंद जय भारत।